हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र इतिहास का जो न्यू एडिशन बुक आया हुआ है पूर्वालोकन का, उसका देखेंगे टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। फ्रेंड्स, इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 3-4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ज्योग्राफी का भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। और पॉलिटी का भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं घटना चक्र का, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और अगर जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और ऐसे करके हमारा सीरीज चलेगा और इसी तरीके से हमारा सारा जो घटना चक्र PYQ है सारे हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिए जाने के कारण उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त, सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था फ्रेंड्स? तो कॉर्नवालिस ने लाया था। और कब? तो 1793 में, ठीक है, प्रारंभ किया है। इसमें तारारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विश्ववेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू था। तो फ्रेंड्स, आप मैप पे भी ध्यान रखेंगे कि भारत इधर इसका अस्थायी बंदोबस्त था, ठीक है। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत में लगभग 19%, कितने? 19% में 19% में क्या था? तो अस्थायी बंदोबस्त था। ये भी ध्यान रखेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया और भूमि के लगान का कितना भाग %? तो 10/11 भाग कंपनी को देना था। एक 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों, छोटे पूंजीपति, भद्र नवाब थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था क्या थी फ्रेंड्स? तो दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो ये भी ध्यान रखें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन थे? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के बारामहल जिले में, यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बारामहल जिले में है और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू हो गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से, सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था के कृषि भूस्वामी की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुछ ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र कितने थे फ्रेंड्स? तो इसमें 51% थे। ध्यान रखिएगा, 51% किसमें थे फ्रेंड्स? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर काफ़ी ऊंची थी, ठीक है। तीसरा है महलवाड़ी पद्धति। तो महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कृषि के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक गांव अथवा महल के साथ स्थापित की जाती थी महलवाड़ी व्यवस्था। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में कुछ लागू की गई थी। इसके अंतर्गत कुछ ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बंगाल हो गया, यहाँ पे मद्रास होगा जो 51% रैयतवाड़ी थे और यहाँ पे आपको महलवाड़ी मिल जाएंगे जो पंजाब के क्षेत्र में हैं, ठीक है। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज सचिव
राष्ट्र सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री पर लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राष्ट्र सचिव का सारा व्यय और तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन थे। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्क पे भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों की दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों का नामात्र का शुल्क बिल्कुल भी नहीं था, जबकि भारत में निर्यात पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया गया था। धन की बहिर्गमन या अपवाह ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण करना था। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्य या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेख एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्वीकार किया था? तो 1896 में। और कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों को निर्धन का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। कौन मानते थे? तो सर सैयद अहमद खां। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समर्थन अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी दी थी। दादा भाई नौरोजी कब, उनका कार्यकाल कब तक था? तो 1825 से 1917 तक रहे थे। और 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया था, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो कौन थे फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी। चलिए देख लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, जो कि क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चेंजेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चेंज की संगठन थी? तो ये थे। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। नेक्स्ट है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो ये किसके लिए किया जाता था फ्रेंड्स? तो ये भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयोग किया जाता था, इंपीरियल प्रेफरेंस।
नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था? तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तहरीर दिया जाना। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख व्यापार क्या था? तो ये था कपास, रेशम, सोना और अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मतदारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसे इस्मतदारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। और ये कितने % था फ्रेंड? तो ये भाग था कितना? 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था और 1/11 भाग अपने सेवाओं के लिए कौन रखता था फ्रेंड्स? जो काम करवाता था, छोटे जमींदार रखते थे। और ये कितनी प्रतिशत में थे? तो इस्मतदारी व्यवस्था जो थे, भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त जो 19% में थे। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये क्वेश्चन अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में किया गया था फ्रेंड्स। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों से किया गया था। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया हुआ, किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स, तो आपको खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपको PYQ करना कितना इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1793 में, 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? तो इसमें क्या कर सकते हैं फिर? तो रैयतों की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का आधिपत्य बनाना और न्यायिक पद्धति को आर्थिक कार्यकुशलता बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा D, A, B और C तीनों सही नहीं है। देख लेते हैं इसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त अथवा भारी वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों को भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषि के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है चिरस्थायी या अस्थायी बंदोबस्त। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करें। खेतिहरों को क्या करें? पट्टा जारी करें। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था, क्या कारण था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो आंसर B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, ये भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे डिटेल्स चेक किया था, तो लेकिन ये सही है फ्रेंड्स। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट हो जाएगा, इसका देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 में परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हो गई थी। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण क्या था? तो कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। नेक्स्ट है रिक्त स्थान है यहाँ पे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल में किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कब? तो 1885 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी किसके साथ हुआ था फ्रेंड्स? तो आप अभी हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंडो ने किया था। तो आंसर C हो जाएगा।
रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई थी और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, और टॉमस मुंडर ने कब किया था फ्रेंड्स? तो 1809 में कुछ क्षेत्रों में इससे लागू किया गया, जो 1820 में मद्रास के गवर्नर बनने पर इसे मद्रास में लागू किया था। ठीक है, और ये रैयतवाड़ी कितने प्रतिशत में था फ्रेंड? तो 51% में था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? देखिए 67 बीपीएससी 2021 में पूछा हुआ है, जिसमें मेरा पीटी में सारे कुछ हो चुके हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में। भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रम से शुरू की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त किया गया था, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। देखिए झारखंड पीसीएस 2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो सर टॉमस रो किस भू राजस्व से संबंधित है फ्रेंड्स? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित थी। तो कहाँ प्रचलित थी फ्रेंड्स? तो पश्चिम भारत में तथा दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा है? तो कौन संबंधित है फ्रेंड्स? तो मुनरो। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो कहाँ की गई थी फ्रेंड्स? किसने किया था? तो टॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। फ्रेंड्स देखिए, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया हुआ है, तो आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन या फिर 0.33 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए निर्णायक हो गए हैं। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिए जाने वाले थे। तो रैयतवाड़ी में किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिए जाते थे। तो बिल्कुल ये सही है। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी। तो ये भी सही है। और कर लगाने के पूर्व भूमि के सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये सही है। तो कौन सा सही है? सब टोटल इसमें सही है फ्रेंड्स। देख लेते हैं, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंड एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुंडर ने किए थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक बनाया जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा था। देखिए 65th BPSC 2019 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें कोड कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो कथन देख लेते हैं और कौन सा सही उत्तर है ये जानना है। और पहले ये फ्रेंड्स ये देख लीजिएगा एग्जाम में कि कभी कौन सही क्वेश्चन पूछ रहा है या असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत मायने रखता है। कभी कभी ये चीज़ में हम मिस्टेक कर जाते हैं और एग्जाम में गलती कर लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। और दूसरा था कारण था इसे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन जाए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, देख लेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। UPPCS 2020 में पूछा हुआ है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त थे। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ थी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। कौन सा? अस्थाई बंदोबस्त। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत थे फ्रेंड्स? तो अस्थाई बंदोबस्त में ओनली हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त में 19% हिस्सा शामिल थे। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्से में थे। जो रैयतवाड़ी कहाँ थी? तो मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और तथा कुर्ग।
कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू था। महालवाड़ी पद्धति कितने थे फ्रेंड्स? तो 30% में थे। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब कुछ परिवर्तन के साथ में लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में। देखिए 63 बीपीएससी में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषि के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में, मतलब 1839 में हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय बनाया गया था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची दिया गया है फ्रेंड्स, और सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर जजमानी क्या होता है? उत्तर भारत में जजमानी रहता था। 12 बलूट कहाँ थे? तो महाराष्ट्र में। मिरासी कहाँ थी? तमिलनाडु में। और अडाडे कर्नाटक में थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रित राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय हुआ था? तो 40%। यद्यपि इस तरह के नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो ये देख लेते हैं इससे आंसर फ्रेंड्स। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं उनके बारे में, पढ़ लेते हैं। अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। तो धन की बहिर्गमन या अपवाह तंत्र के अपवाह की राष्ट्रवादी भाषा का तथ्य पर भारत से धन, संपत्ति एवं माल इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्य और भौतिक प्रतिलाभ नहीं हुआ था। अपवाह सिद्धांत के तहत इस अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले एवं सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने लेखों में, कौन सी लेखों में? तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉइंट्स इन मीन्स ऑफ इंडिया और द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोट को सही व्याख्या कीजिए। तो अभी कथन है और यहाँ पे कथन है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, और कथन था क्या है कि धन की निकासी का स्वरूप प्रतिफलित निर्यात था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था? तो उपनिवेश के आर्थिक आलोचक कौन थे फ्रेंड्स? तो इसमें तीनों थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। तो सही आंसर हो जाएगा डी। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इसमें 3 लोग योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। वे कौन कौन थे फ्रेंड्स? तो दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे और ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे? तो डी, सर सैयद अहमद खान।
सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति क्या थे, वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास में वे भारत से आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उच्चारण या ड्रेन थ्योरी के विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुए थे, तो बी 1901 में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे होते हैं फ्रेंड्स कि आपको अगर घटना चक्र करेंगे तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आपको एग्जाम में एक मार्क्स के लिए हमें जूझना पड़ता है। तो अगर एक मार्क्स अगर हमें 50% मार्क्स अगर आ जाते हैं तो हम अभी पास कर सकेंगे। बिहार में तो भी नेगेटिव मार्क्स हो गए हैं, तो नेगेटिव मार्क्स में भी अगर 70-75 नंबर भी ले आते हैं तो आपको प्री क्लियर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे और यह पुस्तक 1901 में लंदन के एस सोचेनसेन प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल से टिकट मिली थी फ्रेंड्स, तो दल इसमें उदारवादी दल। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमी ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया था। तो कौन सा सही है फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों सही हैं। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया कब हुई थी, तो 1813 में। चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी को भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हो गई थी। इसे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान हो गई थी। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बढ़ गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी। क्या क्या थी फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं। तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेज हस्तक्षेप ने सूत काटने वाले कुत्तों लंकाशायर में रहते हैं। ततुआय बंगाल और उस आर्थिक के आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गए थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को। ध्यान दीजिएगा कि सिंचाई व्यवस्था कॉटन ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि सिंचाई कॉटन के लिए सिंचाई की ज़रूरत होती है और सिंचाई व्यवस्था किसने किया, तो कॉटन ने। तो सर आर्थर कॉटन ऐसे करके मैंने भी याद किया था, तो आप भी याद कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे और उन्होंने दक्षिण भारत में राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किए थे। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। औरंग, बेनियान और मिरासीदार, इसमें क्या है, तो बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट थे और मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता था। तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए आईएएस एग्जाम 2020 में पूछा है, क्योंकि आईएएस एग्जाम में पूछा है तो डीपली क्वेश्चन पूछेंगे ही फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था फ्रेंड्स, तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट है,
इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1813 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पे थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योग के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादक देश बनकर रह गया था। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनके बाजार में क्रय विक्रय हो सकते थे, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाते थे जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबड़, कॉफी, नील, रेशम, जूट, तंबाकू जैसी वाणिज्य फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवादी की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्होंने यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो इसमें हो जाएगा भारत दस्तकारी उद्योग को नष्ट हो चुका था। ठीक है, इसमें देखिए IAS 2020 में पूछा हुआ है, तो इसका भी देख लेते हैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन। तो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अब अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। इसके तहत अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी है। पहला हो गया भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी कर लगान करना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल निर्यात करना, रेल मार्गों का विकास और विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधा देना था इत्यादि। इन सभी कारणों में मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश हो गया था। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है, यह अंग्रेज घुसपैठी था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया, जो देसी सूत्र वस्त्रों के लिए जाना जाता था, उसे सूत्र वस्त्रों से भर दिया था। तो किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 की क्रांति देखेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं या फिर सुधार कर सकूं, आपके सजेशन को मैं ध्यान में रखूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।